नमस्ते दोस्तों। हर सुबह हम उठते हैं, तैयार होते हैं और आईने में अपने आप को देखते हैं। लेकिन क्या हो जब आप उस आईने में कुछ ऐसा देख लें जिसे वहाँ होना ही नहीं चाहिए। पेंगुइन मिरर, जो सिर्फ आपकी परछाई ही नहीं दिखाता बल्कि दूसरी दुनिया को भी दिखाता है। दोस्तों, ये कहानी एक थ्रेड पे बेस्ड है जिसे जेरो पॉइंट ने पोस्ट किया था। ये कहानी है माया की, जिसकी माँ के पास ये शीशा है। माया की जिंदगी तब बदल गई जब उसकी माँ रहस्यमयी तरीके से बीमार पड़ जाती हैं और इसी के साथ अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। तो क्या आप इस शीशे में झांकने की हिम्मत रखते हैं और क्या माया अपनी माँ और अपने परिवार को बचा पाएगी? आज की इस कहानी में हम यही जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। सुदर्शी एक रेस्टोरेंट की ओनर, जिसके यहाँ हर रोज कई कस्टमर आते हैं और इसका रेस्टोरेंट हमेशा भरा रहता है। सुदर्शी इस चीज से काफी खुश थी। रात में वो अपने पति के साथ घर पर होती है। जब उसका पति उससे बात कर रहा होता है तभी वो वहाँ एक काले कौवे को देखती है, जिसे देखते ही उसे अपने शरीर पर वश नहीं रहता और वो चाकू लेकर अपने पति की तरफ बढ़ती है और वो अपने पति को मारने वाली थी। ये वो विजन था जो सुदर्शी देख रही थी, जिसे देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है और अब वो एक शीशे के सामने खड़ी थी, एकदम पजेस्ड हालत में। तभी उसका पति उसे संभालने आता है, लेकिन वो वहीं बेहोश हो जाती है, जिसके बाद वो अजीब तरीके से हिलने लगती है और एकदम से पजेस्ड हो जाती है और कहने लगती है कि कोई भी उसे बचा नहीं सकता है। ये कह के वो पागलों की तरह हंस रही थी। ये देखकर उसके पति पे बहुत गहरा असर होता है और इसके ठीक 2 साल बाद हम रॉनी डॉक्टर को देखते हैं, जो आज तारियादी को घर ले जाने वाला है क्योंकि अब उसका ट्रीटमेंट पूरा हुआ है। तारियादी यानी सुदर्शी का पति 2 साल बाद तारियादी अपने घर आने वाला है और उसकी 2 बेटियां हैं, माया और वुलेन, और वो अपने डैड के आने से काफी खुश हैं। वो अपने डैड का अच्छे से वेलकम करती हैं और उसका पिता भी अपनी बेटियों को देख के काफी खुश था। यह रॉनी माया को बताता है कि अब तारियादी की कंडीशन सही है और उसके इमोशंस अब स्टेबल हैं, लेकिन माया को उसके बिहेवियर पर नजर रखनी होगी। साथ ही वो उसे प्रिस्क्राइब दवा भी देता है और उसे वार्निंग देता है कि वो उसके ट्रॉमा के बारे में कोई भी बात ना करे। दोस्तों, यहाँ में पता चलता है कि माया की माँ यानी कि सुदर्शी तब से काफी बीमार है और इतने साल में उसकी हालत सेम बनी हुई है। रॉनी उसकी माँ से मिल पाता उससे पहले ही उसे उसकी पत्नी का कॉल आता है, जो उसे घर बुला लेती है और रॉनी निकल जाता है। रात की टेबल पे सभी बैठ के खाना खा रहे होते हैं जब तारियादी अपनी वाइफ के बारे में पूछता है, जो कि डिनर टेबल पे नहीं थी। माया बताती है कि उसकी माँ बेडरूम में है और रात में हम देखते हैं कि तारियादी अपनी वाइफ के साथ डांस कर रहा होता है और इसी गाने की आवाज़ माया को सुनाई देती है। लेकिन जब वो देखने आती है तो उसे पता चलता है कि उसका डैड अकेले ही डांस कर रहा था, जबकि उसकी माँ बेड पे ही लेटी हुई थी। ये देख के माया रोने लगती है। उसे अपने पिता के लिए बुरा लग रहा था। माया जब वापस जा रही होती है तो एक काले कौवे की खिड़की से टकराने की आवाज़ उसे सुनाई देती है और जब वो बाहर देखती है तो बाहर उसका पिता खड़ा था, जो अपने होश में नहीं था। तभी माया अपने पिता के पास जाती है और वो क्रीपी तरीके से देख के माया को हंसता है और भागते हुए सीधे सामने चला जाता है, जहां लोहे की रॉड में वो अपना सर घुसा देता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। अब अगले दिन सभी लोग उसके फ्यूनरल पे आते हैं और अब आते हैं माया की आंटी सुमरनी, उसके 2 अंकल सुजीप्तो और बबंग यानी तारियादी के भाई बहन। उसके अंकल चाहते हैं कि माया वो घर बेच दे और उससे जो पैसा मिलेगा वो आपस में बांट लेंगे, क्योंकि ये घर उनके पिता की विरासत है और उन्हें लगता है कि सुदर्शी का उसमें कोई हक नहीं है। तब माया की आंट अपने दोनों भाइयों को चुप कराती है, क्योंकि इनके पिता विरासत में इन्हें पहले ही पैसे दे चुके हैं, लेकिन इनके वो पैसे अब खत्म हो चुके हैं। अब माया की आंट सुदर्शी को देखने आती है। दोस्तों, सुदर्शी की हालत काफी खराब थी। वो हमेशा बेड पे ही रहती थी। तभी वहाँ माया आती है और अपनी आंट को बाहर जाने के लिए कहती है, क्योंकि उसे अपनी माँ के कपड़े बदलवाने थे। यहाँ माया की आंट को सुदर्शी के कानों में कुछ फुसफुसाते देखते हैं और जाने से पहले वो वहाँ लगे शीशे को अजीब तरीके से देखती है और फिर वहाँ से चली जाती है। माया अब अपनी माँ के कपड़े बदलवाती है। वो अपनी माँ को बहुत मिस करती है और चाहती है कि वो वापस ठीक हो जाएं। दोनों ही बेटियां अपनी माँ का ख्याल रखती हैं। बाहर माया के अंकल आंटी उससे बात करते हैं, जहाँ माया उनसे कहती है कि उसे अपनी माँ का ध्यान रखना है और ये लोग वहाँ से चले जाएं। तभी माया का अंकल सुजीप्तो उससे कहता है कि उसे भी पैसों की जरूरत है, इसीलिए उसके पास ये आइडिया है कि वो उस घर को बेच दे और ये लोग पैसे आपस में बांट लेंगे।
लेकिन दोस्तों ये फैसला माया करेगी कि वो अपने घर को बेचना चाहती है या नहीं। और अगर वो लोग ये घर चाहते हैं तो वो उस घर में रह के उस घर की देखभाल करें, लेकिन पहले उसकी माँ ठीक हो जाए तभी वो कुछ फैसला लेगी। माया की आंटी अपने दोनों भाइयों को लेकर वहाँ से चली जाती है। वापस जाते हुए बबंग सुमरनी से सुदर्शी की हालत के बारे में पूछता है। तब इन्हें पता चलता है कि उसकी हालत में कोई सुधार नहीं है, लेकिन इन्हें इसका कोई रास्ता निकालना होगा। तभी हम देखते हैं कि सुमरनी ने सुदर्शी के कुछ बाल ले लिए थे। रात में हम माया और उसकी बहन को देखते हैं जो अपने डैड को याद कर रही थी, और ये दोनों ही बहनें अपने पिता के लिए प्रेयर करती हैं। उस रात काफी तेज बारिश और बिजली कड़क रही थी, और माया जब बाहर जाती है तो लाइट नहीं आ रही थी, इसलिए वह एक लैम्प को जलाने की कोशिश करती है। और हम देखते हैं कि उसकी माँ उसके पीछे ही खड़ी थी, जो एक पल बाद गायब हो जाती हैं। और माया जब वो लैंप लेकर वापस अपने रूम में आती है तो उसके बेड के पास एक कौवा बैठा था। उस कौवे से छुटकारा पाने के लिए माया उस पे चादर डालती है, और तभी वह अपने डैड को वहाँ खड़ा देखती है जिसके सर पे एक बड़ा सा छेद था, और वहाँ कई कौवे उसके आसपास उड़ रहे थे। और यही सपना माया ने उस रात देखा था, जिसे देखकर उसकी हालत खराब हो गई थी। दोस्तों 2 टाइम का खाना खाने के लिए माया को पैसों की तो जरूरत थी, इसीलिए वो स्टोर रूम में रखे सारे आइटम्स को बेच देती है। वो चाहती है कि वो आइटम्स की ज्यादा कीमत ले सके, लेकिन खरीदने वाला उसे सिर्फ 4.5 रुपया ही दे सकता है। तभी उस आदमी की नजर उस खाली ओखली पर जाती है जिसका वो डबल प्राइस देने को तैयार था, लेकिन माया उसे बेचने नहीं वाली थी क्योंकि यह उसकी माँ की प्रिय चीज थी। उस दिन माया जब अपनी माँ के कपड़े बदलवा रही होती है तो वो देखती है कि उसकी माँ के पीठ पे छाले निकल आए थे जिसे कई कीड़े खा रहे थे। ये देख के वो एकदम हैरान रह जाती है और रोनी को कॉल करके बुलाती है। रोनी को वहाँ आता देख उलन काफी खुश थी, जिसे रोनी एक बच्चों के खेलने वाली डॉक्टर किट देते हैं। और अब जैसे ही माया रोनी को अपनी माँ के कमरे में लेकर जाती है, रोनी की हालत शीशा देख के खराब हो जाती है, और तभी हम उसकी माँ को एकदम से जागते हुए देखते हैं। रूम में उस शीशे को देखने के बाद रोनी माया से कहता है कि अच्छा होगा वो शीशे को हटा दे, क्योंकि उसके पिता की मौत उस शीशे से ही कनेक्टेड है। यहाँ रोनी माया को बीते कल की कहानी बताता है कि माया के ग्रैंडफादर की 3 बीवियां थीं, 2 रहस्यमयी तरीके से मर गई थीं, लेकिन उसके ग्रैंड मदर जिंदा रहीं। लेकिन बाकी की 2 ग्रैंड मदर की लाश किसी ने नहीं देखी, क्योंकि उनकी कास्केट तब तक बंद रही जब तक उन्हें दफना नहीं दिया गया। ये सुन के रोनी को भी बिलीव नहीं हुआ था, लेकिन एक दिन रोनी की माँ की कब्र के पास माया के ग्रैंडफादर ने ये कसम ली थी कि वो ये सब खत्म कर देगा, लेकिन उस वक्त रोनी को पता नहीं था कि आखिर वो किस चीज की बात कर रहे हैं। दोस्तों रोनी माया का ही अंकल है। दोस्तों रोनी ने उस डीमन को शीशे के जरिए देखा था जो ग्रैंडफादर के खलिहान में रखा था, और जो माया की माँ के रूम में है वो वही सेम शीशा है। यहाँ रोनी से माया को पता चलता है कि उस शीशे के जरिए रोनी ने पेरवांगन को देखा था। दोस्तों पेरवांगन एक इनविजिबल स्पिरिट होती है जो कि इंसानों की मदद, उन्हें गाइडेंस देने, उन्हें सुरक्षित रखने में या फिर पावर देने में मदद करती है। जापानीज कल्चर में इन्हें सुपर नेचुरल हेल्पर की तरह देखा जाता है। कुछ डुकुन टाइप्स की होती हैं, यानी कि शामन या हीलर, जो कि लोगों की बीमारियां को हील करने में उनकी मदद करती हैं। वहीं दूसरी लोगों को गाइडेंस देती हैं, जैसे कि फार्मिंग, बिजनेस या रिलेशनशिप्स में, लेकिन ये कुछ शर्तों के साथ आती हैं क्योंकि आपको इन्हें खुश रखना पड़ता है। लेकिन दोस्तों रोनी ये बता पाता कि माया की माँ का संबंध इन सब से कैसे है। उससे पहले ही उसे उसकी वाइफ का कॉल आ जाता है और वो उसे तुरंत घर बुला लेती है, क्योंकि रोनी हमेशा उससे झूठ कह देता है कि वो एक पेशेंट को देखने आया है। रोनी माया से ये कह के चला जाता है कि अगर वो कोई हेल्प उसके लिए ढूंढ सका तो वो उसे ढूंढ के लाएगा, और अगर कुछ अजीब हो तो वो उसे कॉल करे। ये कहने के बाद वो चला जाता है। अब जब माया अपनी माँ के रूम में जाती है तो देखती है कि वही पेरवांगन उसकी माँ को चाट के खा रही थी। ये देखकर वो रोनी को कॉल करती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता। इतने में ही वुलन अपनी माँ के पास जा रही होती है, लेकिन माया उसे रोकती है क्योंकि अंदर वो इविल एंटिटी थी। लेकिन तभी इन्हें इनकी माँ की आवाज सुनाई देती है जो इनका नाम पुकारती है। दोस्तों इनकी माँ एकदम ठीक थी और माया को शीशे में कुछ भी अनयूजुअल नहीं दिखता, यहाँ तक कि उसकी माँ के पीठ पे भी कोई छाले नहीं थे, लेकिन उसके माँ के चेहरे पे क्रीपी हंसी थी। अब प्रेवांगन की बात रोनी की नाम के किसी शख्स को बता रहा होता है, क्योंकि बचपन में उसने अपने पिता को उस डीमन को खाते हुए देखा था और रोनी अभी उसे ही लेने जा रहा होता है। और तभी उसे उसकी वाइफ का कॉल आता है, लेकिन कॉल पे थी वही इविल स्पिरिट
जो क्रीपी तरीके से हंस रही थी। और इतना सुनते ही रोनी उसके वश में हो जाता है और बेसुध हालत में सामने रेलवे ट्रैक पे चला जाता है और ट्रेन के कुचलने से उसकी वही मौत हो जाती है। अब दोस्तों घर पे सुदर्शी ने ग्रीन रंग का किबिया पहन लिया था और वो अब उस शीशे में अपने आप को देखती है। अपनी माँ को वापस नॉर्मल पाके ये दोनों ही खुश थी, लेकिन माया अपनी माँ को क्रीपी तरीके से हंसता हुआ देखती है। अब जब रात में दोनों बहनें सो रही होती हैं तो माया को ओखली कूटने की आवाज सुनाई देती है और सामने बिस्तर से वुलन गायब थी। अब माया जब अपनी बहन को देखने जाती है तो वहाँ कोई खड़ा था। दरअसल वो वुलन थी जो उसे बताती है कि वो अपनी माँ के साथ खेल रही है। ये कहकर वो भाग जाती है। माया देखती है कि उसकी छोटी बहन अपनी माँ के साथ खेल रही थी और यहाँ उसकी माँ रोनी के बारे में पूछती है। जब माया को रोनी की वाइफ का कॉल आता है जो उसे बहुत बुरा भला कहती है क्योंकि उसके परिवार की वजह से उसका पति मर गया और वो हमेशा उनके लिए बैड लक ही लाता है। साथ ही ये खबर सुमरनी, सुचीप्तो और बबंग को मिलती है क्योंकि सारे ही भाई बहन एक के बाद एक मरते जा रहे हैं। पहले तारियादी, अब रोनी और अब पता नहीं अगला नंबर किसका होगा। ये लोग यही बात कर रहे होते हैं कि तभी इनकी कार बस से टकराने वाली होती है, लेकिन ये लोग किसी तरह बच जाते हैं। अब खुद को सिविल से बचाने के लिए बबंग और सुजीप्तो रात में माया के घर जाते हैं और सुदर्शी के रूम के बाहर सुमरनी की दी हुई चीज को गाड़ देते हैं, लेकिन वो ईविल इनको छोड़ने वाली नहीं थी, वो इनके पीछे ही खड़ी थी। और तभी इन्हें भी ओखली कूटने की आवाज सुनाई देती है और डर के ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं। दोस्तों इन लोगों ने वहाँ सुदर्शी के बाल दफना दिए थे जिसपे सुमरनी ने स्पेल पढ़ा था ताकि ये लोग प्रोटेक्टेड रहें। यही बात सुजीप्तो सुमरनी को बता रहा होता है जब उसे अपनी छत से कौवे के टकराने की आवाज सुनाई देती है। और अब डर के मारे सुजीप्तो अपने सारे घर को चेक करता है और उसे भी वही क्रीपी आवाज सुनाई देती है जो घर के हर कोने से आ रही थी। और तभी वो ईविल एकदम से सुजीप्तो का पैर पकड़ लेती है और सुजीप्तो उस पे बार बार वार करके उसे काट देता है। लेकिन दोस्तों सुजीप्तो ने उसका हाथ नहीं बल्कि अपना पैर ही काट दिया था जिसे वो ईविल ले जाती है। सुजीप्तो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो ईविल उसे भी खींच ले जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि माया ने उस शीशे को ढक दिया था। तभी माया के फोन पे सुमरनी का कॉल आता है, लेकिन माया देखती है कि उसकी छोटी बहन वुलन अपनी माँ को कीड़े खिला रही थी और माया उसे डांट कर रोकती है। लेकिन माया का ये बिहेवियर उसकी बहन को पसंद नहीं आता और वो वहाँ से चली जाती है, जबकि दोस्तों असलियत में वो कीड़े नहीं बल्कि खाना खिला रही थी। अब माया अपनी बहन को समझाने जाती है और उससे माफी मांगती है। उस रात वापस हम कौवे को माया के बेड पर बैठा हुआ देखते हैं और माया को अपने तकिए के नीचे अजीब सा महसूस होता है क्योंकि उसके तकिए के नीचे एक मरा हुआ पक्षी था जिसे देख के माया को उल्टी हो जाती है और वो देखती है कि उसके मुंह से पक्षी के टुकड़े निकले थे। पर वो शीशे में देखती है कि उसका चेहरा खून से सना हुआ है जिसे वो बार बार धोने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ देर बाद सब नॉर्मल हो जाता है। वापस जाते हुए एक कौवा फिर से खिड़की से टकराता है और इस बार खिड़की से बाहर माया अपनी बहन वुलन को जाते हुए देखती है। दोस्तों वुलन कुएं में कूद के अपनी जान देने वाली थी, लेकिन माया सही वक्त पे आके उसे रोक लेती है और होश में लाकर उसे वापस ले जाती है। दरअसल उस कुएं में उसकी माँ थी जो वुलन को अपने पास बुला रही थी। ये ईविल की एक चाल थी ताकि वो किसी तरह वुलन को मार सके। दोस्तों माया को उसकी माँ शीशे में अपने बाल काटते हुए देखती है जबकि उसकी माँ बिस्तर पे लेटी हुई थी। माया समझ गई थी कि उस शीशे की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, इसीलिए वो उसे बाहर ले जा रही थी। जब हम छत पे उस ईविल को देखते हैं, शीशे को बाहर ले जाकर माया उसे तोड़ने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो शीशा नहीं टूटता और परेशान होकर माया अंदर चली आती है और हम उस शीशे पे उस ईविल को देखते हैं। लेकिन अगली सुबह वो शीशा वापस अपनी जगह लगा हुआ था जिसे देखकर माया हैरान थी। लेकिन उसकी बहन को ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो अपनी माँ से बहुत क्लोज हो चुकी थी। अब वो अपनी माँ के कपड़े बदलने वाली होती है जब उसकी माँ वापस हरा किबिया पहनने को कहती है। वो बार बार हरा किबिया ही पहन रही थी और इस बार माया जब कपड़े बदलवाती है तो उसकी माँ की स्किन पूरी हरी हो चुकी थी और उसकी पजेस्ड माँ कहती है कि अब मरने का समय आ गया है। ये देखने के बाद माया अपनी बहन को वहाँ से ले जाना चाहती है, लेकिन उसकी बहन उसके साथ नहीं जाना चाहती। वो सिर्फ अपनी माँ के साथ रहना चाहती है। लेकिन अब ये दोनों ही अपनी माँ को देखकर हैरान रह जाती हैं क्योंकि उसका पूरा शरीर हरा पड़ चुका था और उसकी आंखें लाल हो गई थी। अब डर के मारे दोनों बहनें अपनी आंटी सुमरनी के घर के लिए निकल जाती हैं। जब रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है जिसे ये लोग भिखारी समझ के पैसे देती हैं, लेकिन वो कहती है कि उसे उसके पैसे नहीं उसकी सोल चाहिए।
लेकिन बीच रास्ते वो बूढ़ी औरत इनकी कार की खिड़की से चिपकी हुई थी, जो बार बार इनसे इनकी सोल मांग रही थी। और कुछ पल बाद वो गायब हो जाती है। अब ये लोग अपनी आंट के घर पहुंचते हैं, जिससे ये लोग मदद मांगने आए थे। लेकिन दोस्तों, सुमरनी ने पहले इनकी मदद करने की कोशिश करी थी, जिसकी कीमत इनके अंकल सुदीप तो को भरनी पड़ी, अपनी जान गंवाकर। इसीलिए सुमरनी ने अपने दूसरे भाई बबंग को वहां से बहुत दूर जाने को कह दिया, ताकि वो सेफ रहे। और अब सुमरनी को इन दोनों बहनों से सुदर्शी की हालत के बारे में पता चलता है कि वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। दोस्तों, यहाँ आता है ट्विस्ट, जब सुमरनी इन दोनों बहनों को बताती है कि जो इनके घर में रह रही है वो इनकी माँ नहीं है, बल्कि वो उसके शरीर को प्रेवांगन पहले ही ले चुकी है। इसीलिए माया के अंकल आंटी ने वो घर बेचने को कहा था, क्योंकि वो उस घर से छुटकारा पाना चाहते थे। दोस्तों, माया का घर वही जगह थी जहाँ माया के ग्रैंडफादर ने उस प्रेवांगन से डील करी थी और अपने हाथ को काट कर उस खून को कपड़ों के 7 अलग अलग परत पे डाला, जो एक के बाद एक लगे हुई थी। और उन्होंने डीमन से कहा कि वो हमेशा के लिए उन्हें ले ले। और तब उस डीमन ने उस खाली ओखली में उसके दादाजी को मार दिया था। और तब से ये रूमर है कि उसके ग्रैंडफादर ने अपनी दोनों बीवियों को एज अ सैक्रिफाइस डीमन को दे दिया था। दोस्तों, उस डीमन को रोज फीड कराना होगा और एज अ गिफ्ट इन्हें वेल्थ मिलेगी। लेकिन जब इनकी फैमिली के लोग मरने लगे तो इनके ग्रैंडफादर ने ये सब रोकने के लिए अपनी जान दे दी। लेकिन सुदर्शी ने अपने रेस्टोरेंट का बिजनेस बढ़ाने के लिए उसे वापस शुरू कर दिया। और सुदर्शी को अपने पति का सैक्रिफाइस देना था, लेकिन सुदर्शी ने ऐसा नहीं किया। इसीलिए उस डीमन ने तरियादी को मार दिया, सुदर्शी को बीमार कर दिया और इनकी वेल्थ को खत्म कर दिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और ट्विस्ट आता है, क्योंकि सुदर्शी ने ये रिचुअल कर तो दिया था जो उसे उसके पिता से विरासत में मिला था, जिसमें उसे वो ओखली और वो मिरर विरासत में मिला था। लेकिन ये डील सिर्फ उसे ही नहीं बांधेगी, जिसमें उसके आने वाली 7 पीढ़ियों को एज अ सैक्रिफाइस उस डीमन को दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब सुदर्शी को बचाने के लिए काफी देर हो चुकी है, लेकिन सुमारनी और उसकी दोनों बेटियों को अभी भी बचा सकती है। इसीलिए वो दक्षिण के सागर का पानी देती है, जिस पे सुमारनी ने स्पेल किया था। और इसी पानी को माया को अपनी माँ के सर से लेकर पैर तक 7 बार डालना होगा। लेकिन अगर ये लोग फेल हुए तो इन्हें अपनी माँ को जिंदा जलाना होगा। तब सुमारनी उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे स्ट्रांग रहना होगा, क्योंकि जो उसके घर में है वो उसकी माँ नहीं है। और अब इस श्राप को माया ही खत्म कर सकती है, ताकि इनकी आने वाली जनरेशन सेफ रहें। माया ये करने को तो तैयार थी, लेकिन वह अपनी बहन को वहीं छोड़ना चाहती थी, जिसके लिए सुमारनी तैयार नहीं होती। उसे विश्वास था कि उसकी बहन उसके साथ ज्यादा सेफ रहेगी। और माया उस पानी को लेकर अपनी बहन के साथ वहां से चली जाती है। लेकिन हम सुमारनी की छत पर उसी ईविल को देखते हैं। इनके जाने के बाद सुमारनी रिचुअल करती है, ताकि किसी तरह वो माया को सुरक्षित रख सके और उसकी मदद कर सके। लेकिन जब वो नारियल को फोड़ती है तो उसमें से काला खून बाहर आता है, यानी रिचुअल फेल हो चुका था। और अब वो ईविल सुमारनी का गला धड़ से अलग करके उसे भी मार देती है। इधर माया अपनी बहन को लेकर वापस घर पहुंचती है और उससे कार के डोर को लॉक करके उसमें ही इंतजार करने के लिए कहती है, और खुद उस पानी को लेकर अंदर चली जाती है और उस पानी को अपनी माँ के सर से लेकर पैर तक डालना शुरू करती है। घर के बाहर वुलन को कोई सामने से आता नजर आता है, लेकिन ये था रॉनी, जिसे देखकर वुलन खुश हो जाती है और उसके साथ चली जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये उसका अंकल है। अंदर माया ने 7 बार अपनी माँ पे वो पानी डाल दिया था और तभी उसे कार के दरवाजे के बंद होने की आवाज आती है और वो देखती है कि वुलन किसी के साथ जा रही थी। और उसी समय उसकी पजेस्ड माँ खड़ी होती है, जिसके बाद वो पीछे मुड़ जाती है। वो पागलों की तरह हंसे जा रही थी, जो सीधे माया पे अटैक करती है। और इधर रॉनी वुलन को लेकर उसी ओखली के पास जाता है और उसे उसमें लेटा देता है। तभी अपनी बहन को ढूंढते हुए वहाँ माया पहुँचती है और उसी के पास उसकी माँ और उसका ग्रैंडफादर खड़ा था। उसकी माँ उसके ग्रैंडफादर के हाथ को किस करने के लिए कहती है और माया ठीक ऐसा ही करती है, वरना उसकी माँ वुलन को जान से मार देती। वुलन को जब होश आता है तो वो ये सब देख के डर के मारे वहाँ से भागती है और माया अपनी माँ को मार के उसी ओखली में लेटा देती है। वहीं उसका ग्रैंडफादर वुलन पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन माया अपनी माँ को उस ओखली में बार बार पीटने लगती है, जिससे उसके ग्रैंडफादर को तकलीफ होने लगती है और वो अपनी माँ को जान से मार देती है। जिसके बाद उसका ग्रैंडफादर गायब हो जाता है। लेकिन अभी भी इन लोगों ने उस शीशे को ठिकाने नहीं लगाया था और अब अपनी बहन को कार में वापस बैठा के माया उस शीशे को लेने जाती है।
लेकिन वो शीशा वहाँ से निकलता ही नहीं है और वो ईविल माया पे अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। बाहर वुलेन को वही ईविल दिखाई देता है जो कि कार की हेडलाइट जलाने पे गायब हो जाती है, पर वो एकदम से ही अटैक कर देती है। डर के मारे भागते हुए वुलेन अंदर आती है और वो देखती है कि वो ईविल उसकी बहन को खाने वाली थी, लेकिन तभी वुलेन वहाँ रख के लैंप से अपनी माँ को जला देती है। अपनी माँ को जलते देख दोनों बेटियां काफी रोती हैं, लेकिन अब ये किस्सा यहीं खत्म हो चुका था, जिसके बाद ये लोग सिमरनी के कहने पर उस शीशे को दक्षिण सागर में डुबा देते हैं। सब कुछ खत्म होने के बाद दोनों बहनें आराम से कार में सो रही थी, लेकिन दोस्तों अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि वुलेन को शीशे पे वापस कौवे के टकराने की आवाज आती है। कार से बाहर जाने पे वुलेन माया को एक कौवे को खाते हुए देखती है जिसकी आंखें लाल हो चुकी थी और वो ईविल लग रही थी। और बस ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों सुदर्शी को वो शीशा ही नहीं बल्कि ओखली भी विरासत में मिली थी, जिसमें वो कौवों को बुरी तरह पीट पीट कर उनका मांस रेस्टोरेंट के कस्टमर्स को खिलाया करती थी, जिससे उसका रेस्टोरेंट काफी चल रहा था। और वो शीशा उसे पेरवांगवन यानी उस डीमन से जोड़ता था। तो दोस्तों ये थी कहानी इंडोनेशियन मूवी पेरवांगन की। उम्मीद करती हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।